अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद ताहिरा। आज मैं हाजिर हूँ बायोलॉजी की एक चैप्टर नंबर 1 जो कि न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 है, उसके एक टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग मलेरिया को एज अ बायोलॉजिकल डिजीज़ हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो आप इस बुक में देख सकते हैं, बायोलॉजी की न्यू बुक है उसमें देख सकते हैं। ये वाला टॉपिक है मलेरिया एज एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। इसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टेप वाइज। इसको बायोलॉजिकल मेथड्स को फॉलो करते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मलेरिया जो बेसिकली है बच्चों, ये एक बीमारी थी जो कि समझी जाती थी चिल एंड फीवर डिजीज़। उसको समझा जाता था कि बुखार की वजह से ये सिर्फ ये जो मलेरिया है हो रहा है, और इसकी असल कॉज जो है वो किसी को भी नहीं पता था। फर्स्ट जो हमारे पास नोन था, ये मलेरिया की जो डिज़ीज़ थी ये नोन थी फिजिशियंस थे सबसे पहले इस डिज़ीज़ के बारे में उनको पता चला था, लेकिन उनको कॉज नहीं पता था कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। बट ये बीमारी इतनी ज़्यादा जो है फेटल थी कि ये एक MCQs है कि इन ह्यूमन हिस्ट्री मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल देन अदर डिजीज़, कि मलेरिया की वजह से सबसे ज़्यादा जो है लोगों की डेथ हुई थी। सो इसके बाद बायोलॉजिकल ये प्रॉब्लम थी जिसको जो है बायोलॉजिकल मेथड्स को फॉलो करते हुए बायोलॉजिस्ट ने सॉल्व किया। सो ये जो फर्स्ट है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, ये हो गया बायोलॉजिकल मेथड्स का फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ रिकग्निशन ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या थी? मलेरिया। रिकग्निशन क्या थी? कि उसका कॉज हम लोगों ने जो है वो फाइंड आउट करना था। सो फर्स्ट स्टेप इज़ क्लियर्ड। नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में जो है बच्चों, जो फिजिशियंस थे सबसे पहले वो इस डिज़ीज़ से फेमिलियर हुए थे। देन उसके बाद उन्होंने 19th सेंचुरी में जो है 4 ऑब्जर्वेशंस की गई, जिसमें जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है वो कुछ ये थी कि मलेरिया का और मार्शी एरियाज़ का आपस में कोई रिलेशनशिप है। मार्शी एरियाज़ बेटा हम लोग दलदली इलाकों को कहते हैं, तो मलेरिया का और जो दलदली इलाके हैं, जो गंदे इलाके हैं, उनका आपस में कोई रिलेशनशिप है, ये कहा गया। तो लेकिन लोग ये समझते थे कि ये जो मार्शी एरियाज़ हैं वो क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट कर देता है, आलूदा कर देता है, और लोगों का वहाँ पे सांस लेना, उस माहौल में सांस लेने की वजह से उनको मलेरिया हो रहा था। सो ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी, ये उनके थॉट्स थे, ठीक है। लेकिन जो असल वजह थी वो अभी तक क्लियर नहीं हुई थी। तो लेकिन ये कहा गया कि मार्शी एरियाज़ और मलेरिया का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप है। देन द नेक्स्ट वन इज़ क्विनीन। क्विनीन इज़ अफेक्टेड ड्रग फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। सो क्विनीन बेसिकली जो बच्चों, ये एक जो है ड्रग है, एक केमिकल है जो कि एक ट्री है क्वीना, उससे जो है निकलता है। क्वीना एक डिजीज जो है प्लांट है, ट्री है, जिससे हम लोग एक ड्रग लेते हैं क्विनीन, जो कि मलेरिया को ट्रीट करने में, मलेरिया के इलाज के तौर पे यूज़ होता था। लेकिन आज के ज़माने में एक और ट्री है जिसको हम सिंकोना ट्री कहते हैं, वो भी, उसके अंदर भी क्विनीन प्रेजेंट होता है, जो कि यूज़ होता है फॉर ट्रीटिंग द मलेरिया। सो दीज आर द टू trees that is using for the treating malaria. So the next one is drinking water of marshy areas doesn't cause malaria. कि मार्शी एरियाज़ में रहने की वजह से तो मलेरिया हो रहा था, लेकिन उन मार्शी एरियाज़ का पानी पीने से, उस गंदे इलाकों का पानी पीने से, या उस गंदे पानी को पीने से मलेरिया नहीं हो रहा था। सो इट इज़ क्लियर कि मार्शी एरिया के अंदर, आप कह लो कि उस स्पेसिफिक प्लेस के अंदर, उस पानी के अंदर कोई ना कोई मसला नहीं था, कोई मसला नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि उसको पीने से तो मलेरिया नहीं हो रहा था, बट वहाँ पे रहने से, मार्शी एरियाज़ में रहने से मलेरिया हो रहा था। सो दिस इज़ द थर्ड ऑब्जर्वेशन। And then last one was plasmodium is found in the blood of the malarial patient. देखा ये गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो एक मलेरिया जिसको हुआ हुआ है उस इंसान के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता था। और व्हाट इज़ प्लाज्मोडियम, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सो बच्चों, ये MCQs के तौर पे भी आता होता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है कि 1878 में एक आर्मी फिजिशियंस थे जिनका नाम था लेव्रॉन। उन्होंने रिसर्च की थी मलेरिया के कॉज पे, ठीक है। तो उन्होंने एक ब्लड लिया, मलेरियल पेशेंट का ब्लड लिया, उसको अंडर माइक्रोस्कोप उन्होंने एग्जामिन किया। तो उन्होंने देखा कि उसके ब्लड के अंदर जो है स्मॉल टाइनी क्रिएचर्स जो है वो प्रेजेंट थे, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे, टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो प्रेजेंट थे। पहले जो है उनकी रिसर्च को वो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन
1 साल बाद, फिर 2 साल बाद बार बार जब इस पर रिसर्च हुई तो सेम ही उनके रिजल्ट्स ऑब्टेन हो रहे थे। सेम उन्होंने देखा कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में जो है वो टाइनी क्रिएचर्स प्रेजेंस है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उन टाइनी क्रिएचर्स को नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का। सो प्लाज्मोडियम बेसिकली क्या है, वो टाइनी क्रिएचर जो एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। डन। सो द नेक्स्ट वन इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या दी गई, अब ऑब्जर्वेशन के बाद थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, वो होता है हाइपोथेसिस का। ठीक है, हाइपोथेसिस हम लोग को ये दी गई। हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है जो कि ऑब्जर्वेशन की बिना पर दी जाती है, जो कि बायोलॉजिस्ट देते हैं। तो ये इस ऑब्जर्वेशन, ये जो पिछली 4 ऑब्जर्वेशन की गई, इनकी बिना पे हाइपोथेसिस दिया गया क्या कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम और टाइनी ऑर्गेनिज्म जो है वही मलेरिया का कॉज है, वही मलेरिया करवाने का की असल वजह है। देन उसके बाद हाइपोथेसिस के बाद जो थर्ड हमारे पास थर्ड वन जो हमारे पास डिडक्शन है, स्टेप बायोलॉजिकल मेथड्स का। तो डिडक्शन हम लोगों के पास क्या की गई, इफ़ प्लाज्मोडियम इज कॉज्ड ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम कॉज है मलेरिया का, देन एवरी मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। डिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन में हम लोग इफ़ एंड देन का यूज़ करते हैं और अपने हाइपोथेसिस को एक लॉजिकल रिजल्ट देते हैं, ऐसा ही है। देन ये हुआ कि प्लाज्मोडियम, अगर प्लाज्मोडियम हाइपोथेसिस का थे कि प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया, तो डिडक्शन क्या बनी कि अगर प्लाज्मोडियम कॉज करता है मलेरिया को, तो हर मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम होना ज़रूरी है, ऐसा ही है ना। ये लॉजिकल उन्होंने डिडक्शन पेश की। ठीक है, सो द लास्ट वन इज एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में हम लोग जो है अपने जो हाइपोथेसिस है उसको देखते हैं कि क्या वो ट्रू है, क्या वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली बच्चों हमारे पास जो है 2 ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया था। एक्सपेरिमेंट में जो है 2 ग्रुप्स होते हैं। एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद के लिए हमारे पास होते हैं 2 ग्रुप्स। एक हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप और एक हमारे पास होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, बेसिकली जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है, हम लोग एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में उस सैंपल को रखते हैं। और जो कंट्रोल ग्रुप होता है, ये एज अ रेफरेंस हमारे पास यूजर होता है कि उन दोनों में हमारे पास जो डिफरेंस आता है, फिर उसको हम लोग स्टडी करते हैं, उसके हम लोग एवरेज निकालते हैं, स्टेटिक्स लगाते हैं, देन हम लोग रिजल्ट प्लॉट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया गया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि बायोलॉजिस्ट ने जो है 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड लिया और 100 ही हेल्दी पर्सनस का ब्लड लिया। ठीक है, 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड उन्होंने रखा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, यहाँ पे 100 मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड रखा गया। ठीक है, और कंट्रोल ग्रुप में उन्होंने क्या किया, 100 हेल्दी पर्सन्स जो थे उनका ब्लड रखा। ठीक है, ये जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो देखा गया कि ये जो 100 मलेरियल पेशेंट्स थे, ये 100 के 100 जो थे, इनके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम है वो प्रेजेंट था। प्लाज्मोडियम जो है वो प्रेजेंट था, 100 के 100 के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। बट कंट्रोल ग्रुप में जब उन्होंने एग्जामिन किया उसके ब्लड को, तो देखा कि 93% जो लोग थे वो उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था, बट 7 हैड द प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। 7 के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। सो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट वर परफॉर्म्ड। बट बच्चों मसला आ गया कि अगर हेल्दी पर्सन के भी ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है तो प्लाज्मोडियम कॉज कैसे हो सकता है मलेरिया की। बट इसको भी उन्होंने रिजल्ट को में प्लॉट किया। वो क्या किया, जब उन्होंने रिजल्ट निकाला तो वो रिजल्ट कुछ इस तरह से दिया गया कि प्लाज्मोडियम ही, रिजल्ट ये दिया गया कि यस प्लाज्मोडियम जो है वही कॉज है मलेरिया की। प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया। ये जो है ट्रू स्टेटमेंट मानी गई कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही मलेरिया हो रहा है, क्योंकि जो मलेरियल पेशेंट है 100 के 100 के ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। ठीक है, प्लाज्मोडियम ही जो है वजह बन रहा था किसकी, मलेरिया की। अब ये 7 के बारे में उन्होंने जो है वो स्टेटमेंट कुछ ये दी कि ये जो 7 जिनके अंदर प्लाज्मोडियम प्रेजेंट आया था, इनके ब्लड के अंदर जो प्लाज्मोडियम था वो था इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर।
ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट था। इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली वो पीरियड होता है जब एक पैरासाइट आपके ब्लड में एंटर होता है लेकिन वो सिम्टम्स शो नहीं करता और वो कुछ अरसे बाद या कुछ देर बाद जो है सिम्टम्स शो करता है। अब जब से वो एंटर हुआ और जब उसने सिम्टम्स देना स्टार्ट किए उसके दरमियान के एरिया को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैरासाइट आपकी बॉडी में 9 बजे एंटर हुआ और उसने 12 बजे सिम्टम्स देना शुरू किए। अब 9 से 12 के दरमियान का जो टाइम था वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। ठीक है। तो उनको ये कहा गया कि आप प्रिकॉशंस कर लें क्योंकि आपके ब्लड में जो है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है। तो उनको कहा गया कि आपको भी प्रिकॉशंस करनी चाहिए। तो दैट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट वर परफॉर्म्ड फॉर द कॉज ऑफ द मलेरिया। सो रिजल्ट हमारे पास क्या मिला कि येस प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो ये हमारे पास जो स्टेटमेंट थी, जो हमारी हाइपोथेसिस थी, वो ट्रू कंसीडर की गई। सो ये था आज का टॉपिक जिसमें हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 जो है उसको स्टडी किया, उसके बारे में सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। ठीक है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता होता है और बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। इसको अच्छे से जो है आप लोग समझ लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।